नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, भारत मालदीव की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहा है। मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा। प्रधानमंत्री ने आज सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष पूरे किए। गुजरात सरकार इस अवसर पर आज से विकास सप्ताह मना रही है। इजरायल ने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार। ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। और शारजाह में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही मालदीव के लिए प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में कहा गया है कि भारत ने हमेशा एक पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया और कोविड के दौरान टीके भी दिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र है। उन्होंने कहा कि हमारी पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में भी मालदीव का अभी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने वक्तव्य में डॉक्टर मोइजू ने कहा कि उन्होंने तथा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की सफल विकास यात्रा पर नज़र डालते हुए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की रूपरेखा भी बनाई। डॉक्टर मोइजू ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने पर एक व्यापक विजन दस्तावेज पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर मोइजू के साथ मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मालदीव में रुपे कार्ड भुगतान का भी शुभारंभ किया गया। श्री मोदी और डॉक्टर मोइजू ने इस तरह का पहला लेन देन किया। दोनों राष्ट्रों के बीच भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका, युवा तथा खेल के क्षेत्र सहित कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। डॉक्टर मोइजू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में डॉक्टर मोइजू ने राजघाट का दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर लगभग 7,700 हो गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले साल तक ये संख्या और कम हो जाएगी। श्री शाह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों से करीब 13,000 युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2001 में आज ही के दिन श्री मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की लंबी यात्रा समूचे जीवन को राष्ट्रहित और लोगों के कल्याण में समर्पित करने का प्रतीक है।
गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य की 23 साल की विकास यात्रा को चिन्हित करने के लिए विकास सप्ताह का जश्न आज शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य मंत्रियों के साथ विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत विकास प्रतिज्ञा ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगले 7 दिन के दौरान 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की कल मतगणना होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के 873 और हरियाणा के 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्ट्रांग रूम्स और मतगणना हॉल में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के जिलाधिकारी विशेष महाजन ने कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि ये मतगणना केंद्र सभी 22 जिलों के मुख्यालयों में बनाए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज नौकरी के बदले जमीन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जमानत मंजूर कर ली है। प्रत्येक आरोपी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर में 40 से अधिक स्थानों पर 65 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचेगी। उपभोक्ता मामला के विभाग के सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCCF मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर टमाटर बेचेगी। आज इसराइल पर हमास के हमले को 1 साल पूरा हो गया है। इस हमले में पश्चिम एशिया के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया था। कई मोर्चों पर चल रहे सैन्य अभियानों और नागरिकों के हताहत होने से क्षेत्र में अत्यधिक तनाव बना हुआ है। पेरू के लीमा में जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र की टिकरी ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत के जूनियर निशानेबाजों ने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदकों के साथ चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप बी के मैच में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच शारजाह में मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बिलियर्ड्स में भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने कल जार्डन ओंग को 5-1 से हराकर सोंगे सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया है। पहले 2 फ्रेम पर अडवाणी का दबदबा रहा, जबकि तीसरे में ओंग ने जीत दर्ज की। चौथे फ्रेम में अडवाणी ने फिर से खेल को अपने कब्जे में कर लिया। फाइनल फ्रेम में अडवाणी ने 74 से 6 प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली जीत के साथ खेल संपन्न किया। अडवाणी अब विश्व बिलियर्ड्स खिताब के लिए नवंबर महीने में दोहा में स्पर्धा करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। यह दिन याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति साफ सुथरे और सुरक्षित स्थान पर रहने का हकदार है। आज दुनिया भर की सरकार, समुदाय और लोगों को आवासीय स्थिति को उन्नत करने, सुरक्षित वातावरण और आसपास के वातावरण को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस वर्ष का विषय है बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। इस वर्ष तीव्र शहरी विकास के साथ जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य इस वर्ष युवा पीढ़ी को अपनी मौजूदा और भविष्य की योजना बनाने में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1985 में तब मनाया गया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को इसे मनाने की घोषणा की थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सिकंदराबाद के बोलारा में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव में 1 लाख से अधिक दर्शक पहुंचे। इस दौरान दर्शकों को पूर्वोत्तर भारत की जीवन संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस 8 दिवसीय उत्सव को राष्ट्रपति भवन, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 300 से अधिक कलाकार और कारीगर शामिल हुए।
राष्ट्रपति निलयम की प्रबंधक की रजनी प्रिया ने बताया कि कल महोत्सव के अंतिम दिन 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। समापन समारोह में पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न कला रूपों, बैंड और गायक मंडलियों की प्रस्तुति हुई। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टॉल पर पारंपरिक वस्त्रों से लेकर आधुनिक शिल्प तक विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल थे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।